हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? जी हां, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टॉप 20 लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। और इस क्लास में आज हम आपको आपके ही पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को बताने वाले हैं जो कि आपके पहले चैप्टर से संबंधित हैं। इस क्लास में आज हम 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो कि अभी प्रीवियस ईयर ही पूछा गया है। लिखा है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग, कोई एक पदार्थ है उसके विलयन का उपयोग किया जाता है, मतलब उस पदार्थ का उपयोग नहीं करते हैं, उसके विलयन का उपयोग करते हैं। और वो पदार्थ कौन सा है उसका नाम मुझे यहाँ पर बताना है। हम लोग क्या करेंगे, पूछा गया है हमसे कि पदार्थ का नाम और उसका सूत्र बताइए। आंसर आपके सामने लिखा है कि पदार्थ X जो है वो बिना बुझा हुआ चूना है और इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कि CaO। अगर यही कहता कि बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला आपसे पूछता तो फिर बुझे हुए चूने का फॉर्मूला आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताते। अभी देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। लिखा है ऊपर प्रश्न जो 1 में पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया भी बताइए। ये जल के साथ अभिक्रिया कैसे करनी है, देखिए ये यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है और इस कैल्शियम ऑक्साइड को यहाँ पर जल के साथ घोला गया है और जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ घोलते हैं तुरंत आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। मतलब ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अभिक्रिया हुई है कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच में। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार से आपने उस पदार्थ का नाम भी बताया। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, तो आप कैल्शियम ऑक्साइड को बताएंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि बुझा हुआ चूना बताइए तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताएंगे। इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, समझने में दिक्कत होती है। इसलिए कभी बुझा हुआ चूना मतलब आपने उसमें पानी डाल के उसको बुझा दिया है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये बुझा हुआ चूना हमारा हो गया। इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन मैंने बताया। अभी बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और ये बढ़िया सा अच्छा सा क्वेश्चन आ गया है जो कि आपका 2 या 1 नंबर में पूछा जा सकता है ना। अभी क्वेश्चन क्या है, लिखा है प्रतीक। ये जो प्रतीक है कोई लड़का नहीं है, ये प्रतीक एक सिंबल है जो कि एरो बन के वो नीचे की ओर है। फिर लिखा है कि ये जो दूसरा प्रतीक है, ये प्रतीक दोनों क्या दर्शाते हैं। अगर आपको इस प्रकार का प्रतीक दिख जाए तो ये आपका गैसीय माध्यम को दर्शाता है, मतलब वो उत्पाद जो है वो गैस है। जबकि अगर ये जो दिख जाए ऐसा तो इसका मतलब ये अवक्षेप होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अवक्षेप क्या होता है। अगर आप चूने को ले लें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, चूने को ले लें और चूने को मान लीजिए आपने इसमें जहाँ पे ये पानी भरा हुआ है इसमें आपने चूने को डाल दिया। जैसे ही चूने को आप डालोगे कुछ समय बाद रख दोगे, उसको रखने के बाद नीचे जो है इस प्रकार से आपको चूना बैठा हुआ दिख जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आपको यहाँ पर मिला है ये चूने का अवक्षेप प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये जो सिंबल आपको यहाँ दिख रहा है ये अवक्षेप का है, जबकि ये वाला जो सिंबल है वो आपका गैस है। तो ये क्या है, ये हमारा गैस उत्पाद को बताता है और जबकि जो आपका ये दूसरा वाला है ये अवक्षेप को बताता है और ये गैस को बताता है। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, लिखा है लौह चूर्ण पर, मतलब लोहे का कोई चूर्ण है। तो लोहे का चूर्ण कैसे बनाओगे, मतलब लोहे की कोई छीलन हो गई और लोहे का फॉर्मूला Fe होता है। इस पर हमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या डालना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कभी भी अगर आप, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी भी आप, अभी बच्चे ने एक मुझसे यही क्वेश्चन पूछा, मेरे आज़ाद ने अभी ये क्वेश्चन पूछा, जिसे अर्नो जिसका नाम है, उन्होंने सेम क्वेश्चन अभी पूछा जस्ट 5 मिनट पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी देखिए ये है लोहा और ये है HCl। अगर इस Fe को आप HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो आपका जानते हैं क्या बनेगा, आपका बनेगा FeCl2
और साथ ही साथ और भी कुछ बनेगा जो कि बनेगी हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, इसलिए आगे 2 लगा दीजिए। इस प्रकार आपने देखा कि कभी भी लोहे के ऊपर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल कोई भी अम्ल डाल दिया जाएगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस बनना हमेशा तय ही है, मतलब हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगी। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हमारा आंसर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ये मेरा पदार्थ बन के आया है, उत्पाद बन के आया है, वो है हमारा आयरन क्लोराइड और इसके साथ हाइड्रोजन गैस बनी है। ये क्लोरीन गैस तो बिल्कुल भी खत्म हो गई, यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि Fe जो है वो अधिक क्रियाशील है तो अभिक्रिया तो होगी ही। लेकिन यहाँ Fe की जगह पर अगर Cu होता तो अभिक्रिया नहीं होती, ऐसा विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपने पढ़ा होगा। अभी अब बढ़ते हैं चौथे ऑप्शन की तरफ। आयरन लवण बनेगा और जल बनेगा। जल तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अम्ल के ऊपर अगर अम्ल आप जो है धातु के ऊपर डालेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस आपकी बनेगी। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। एक एक क्वेश्चन मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो लेंदी लग रहा है, आपको टाइम लग रहा है, आप स्पीड को बढ़ा लीजिए, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, है ना। चाहे बेशक हम आपको पहले बता चुके हों, पर जो भी नया जुड़ता है हमारे चैनल से उसको लॉस ना हो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अब ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण है इसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रासायनिक समीकरण होता क्या है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होता है, लेकिन वो बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब बैलेंस्ड, जो कि बैलेंस हो दोनों तरफ से, क्या है और इसे बैलेंस करना जरूरी क्यों है। ये 2 बातों का आंसर पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या देखते हैं क्या होगा। लिखा है जब किसी रासायनिक समीकरण में, मतलब कोई रासायनिक समीकरण हो गया, में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ से बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ से बराबर होती है, जैसे कि अभी आपने रिएक्शन देखी थी, मैंने कैसे बैलेंस करके उसे दिखाया था, आपने बिल्कुल अच्छे से भी देखा था, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि इसे बैलेंस करना जरूरी क्यों है। क्यों जरूरी है? इसे इसलिए बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि इसके द्वारा हम न केवल समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा था कि HCl के आगे 2 लगाया गया था। वो 2 क्यों लगाया गया था? क्योंकि HCl के आपने 2 अणु लिए हैं, जबकि Fe का आपने एक ही अणु लिया है ना। बल्कि अभिकारकों एवं उत्पादों की वास्तविक संख्या की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि कैसे मैंने आपको इसका आंसर दिया, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे अपनी कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख गया होगा। क्या क्वेश्चन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में संतुलित कीजिए। मतलब कह रहा है कि पहले रासायनिक समीकरण के रूप में इसको बदलिए, बदलने के बाद उसको बैलेंस कीजिए, मतलब उसे संतुलित कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहला क्वेश्चन क्या है? लिखा है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2। देखिए कैसे समझने की कोशिश कीजिएगा। और हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन होता है H2। कह रहे दोनों संयोग करके अमोनिया बनाते हैं, मतलब इन दोनों की रिएक्शन होती है और उनसे बनता क्या है? आपका अमोनिया। इसका मतलब वो NH3 बनता है। अब ये जो अमोनिया है इसे बैलेंस करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर 2 है, तो बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन 6 हो गए। अब इसे बैलेंस करने के लिए, इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 3 लगा दीजिए। अब सब कुछ तो बैलेंस हो गया है। ये जो आपकी नाइट्रोजन है ये गैस स्टेट में होती है, गैस फॉर्म में पाई जाती है, और ये हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में पाई जाएगी। और जो अमोनिया होती है वो भी क्या होती है? गैस ही होती है। इस प्रकार ये तीनों क्या हो गए? गैस रूप में हो गए हैं। अभी बढ़ते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन है उसकी ओर। लिखा क्या है? लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S।
अब ये जो H2S होता है, कह रहे इसको का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। बहुत सिंपल सा है, दे दिया है, सब बैलेंस करना है आपको। देखिए अब क्या है, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, वायु से, क्योंकि ये वायु में दहन हो रहा है। क्या बनेगा, जल बनेगा, तो जल बना दीजिए, तो जल हो गया, ये जल का फॉर्मूला H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, ये क्या बन गया, SO2, दोनों बन गए। अब इसे बैलेंस करना है, हाइड्रोजन इधर 2 हैं और इस तरफ भी क्या है, 2 ही है। लेकिन अभी देखेंगे कि ऑक्सीजन इधर कितने हैं, लेफ्ट साइड देखिए 2 ऑक्सीजन है और राइट साइड देखिए आपके कितने, 3 ऑक्सीजन है। बैलेंस करना है तो ऐसा कीजिए कि इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो ये तो मेरे ऑक्सीजन हाथ में है, कुछ भी कर सकते हैं। अब इसे बैलेंस कीजिए, इधर हम लोग क्या कर देते हैं, 2 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन हो गए 4, तो यहाँ भी 2 कर दीजिए। अब ये जो सल्फर है ये भी 2 हो गए, तो इधर भी 2 कर दीजिए। अब आपने देखा कि सब कुछ तो बैलेंस हो गया सिवाय ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन मैंने कहा था कि मेरे हाथ में कुछ भी कर सकते हैं, तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इधर राइट साइड देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन और इधर 2 2 कितने, 4, मतलब 6 ऑक्सीजन है। 6 ऑक्सीजन है राइट साइड और लेफ्ट साइड कितने हैं, 2, तो आगे क्या लगा दीजिए, 3। इस प्रकार से ये पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसी प्रकार से नीचे के भी 2 देखिए ध्यान से, ऐसे ही आपको क्या करना है, बाकी के क्वेश्चन भी कर लेने हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पे आंसर दे दिया है। तीसरा भी क्या था, बेरियम क्लोराइड था। अब इस बेरियम क्लोराइड को क्या कह रहा था, एल्युमिनियम सल्फेट। अब एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस कैसे बनता है, Al के ऊपर +2 का चार्ज होता है, SO4 के ऊपर +3 का चार्ज होता है, और जो SO4 होता है उसके ऊपर -2 चार्ज होता है। 2 इधर जाएगा इस तरफ और ये 3 किधर जाएगा, इस तरफ। इस प्रकार बन जाएगा Al2SO4। अब आपने देखा कि जो ये आपको तीसरा और चौथा, ये आपको स्वयं कर लेना है, यहीं से देखकर आप अपने आप स्वयं बैलेंस करके देखिएगा। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, आंसर और क्वेश्चन दोनों एक साथ मैंने दे दिया है। लिखा है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। क्या कह रहे हैं, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। HNO3 यहाँ पर है और यहाँ पर है CaOH का होल ट्वाइस। अब इसे मुझे बैलेंस करना है। मैंने यहाँ पर देखा कि कैल्शियम कितने थे, अकेला था। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, अकेला है, लेकिन इधर कैल्शियम अकेला है, इधर हाइड्रोजन अकेला नहीं है। इसलिए यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आप इसमें 2 लगा दीजिए आगे। देखिए ये आपको नीचे पूरी रिएक्शन बैलेंस करके दी गई है। केवल हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, यहाँ पर 2 लगाया और उसके बाद मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया, 2 लगा दिया। अब यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए आपके और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए आपके 2 और उसके बाद 2 इधर कितने हो गए, 4। इसी प्रकार से आपको अगली रिएक्शन भी क्या करनी है, बैलेंस करनी है। अगली रिएक्शन में देखिए यहाँ पर Na कितने हैं, यहाँ पर Na 1 है और यहाँ पर Na कितने हैं, यहाँ पर Na 2 हैं। बैलेंस करने के लिए इस तरफ यहाँ पर मुझे 2 लगाना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। उसके बाद देखिए पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। चाहे तो आप काउंट करके देख सकते हैं। इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हो गए, इधर 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए। इस तरफ कितने हैं, 4 और 2 से गुणा हो रहा है तो कितने हो गए, 6। पूरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। इसके बाद तीसरी रिएक्शन को देखते हैं। ये पूछा गया है आपके 2019 के एग्जाम में, और जो तीसरी रिएक्शन है वो तो पहले से ही बैलेंस है, कुछ बैलेंस करने की जरूरत है ही नहीं। और चौथी जो रिएक्शन ये वाली लिखी है, इसमें सब कुछ बैलेंस है, बस इधर हाइड्रोजन 2 हैं और इधर हाइड्रोजन अकेला है, इधर Cl 2 हैं और इधर Cl अकेला है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर 2 लगा दिया गया है। इस प्रकार से आपका 6 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट। और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बस आपको लास्ट तक देखना है। 6 क्वेश्चन के बाद अब हम बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, मतलब बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखिए। इसमें से मैं आपको सारे फॉर्मूले पहले अच्छे से बताऊंगा। लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से, एक एक फॉर्मूला पहले क्लियर करेंगे। ये हो गया आपका Ca, तो Ca+2 होता है, OH
1 होता है। इस प्रकार से आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो 2 नीचे जाएगा, तो आपका जो फॉर्मूला बनकर आएगा वो आपका फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, Ca आएगा, OH आएगा और उसका होल ट्वाइस आएगा। ये बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, क्या होता है, CO2 होता है। 2 फॉर्मूले जान गए हैं आप। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, Ca+2 होता है और कार्बोनेट होता है CO3-2। तो ये +2 -2 खत्म, CaCO3 आपका बन जाएगा। तो ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। और जल का फॉर्मूला H2O। इस प्रकार से इसका जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद CO2 और साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। ये पूरी रिएक्शन देखेंगे आप तो बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं इसके बी वाले पार्ट की ओर, और बी वाला पार्ट आप देखेंगे यहाँ पर जिंक लिखा हुआ है। अब जिंक क्या होता है, जिंक आपका होता है Zn। जिंक कितना होता है, Zn, और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +2 का। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला देखेंगे, और सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। सिल्वर मतलब होता है Ag+1 और नाइट्रेट होता है NO3। ये आयंस आप अगर हम चाहें तो हमारी वीडियो से लिख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं मैंने। नाइट्रेट जो होता है, देखिए सिल्वर मैंने बता दिया, नाइट्रेट होता है -1 मतलब NO3-1। इस प्रकार से +1 -1 खत्म हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा AgNO3। लेकिन जब ये फॉर्मूला आप जिंक नाइट्रेट के लिए बनाएंगे, ध्यान से सुने, तो आप Zn को लिखेंगे, उसके ऊपर +2 का चार्ज लगाएंगे, नाइट्रेट लिखेंगे तो NO3 लिखेंगे और उसके ऊपर -1 का चार्ज लगाएंगे। अब ये 2 जो है यहाँ से पूरा हट जाएगा, ये 2 पूरा यहाँ से ख़त्म, ये 1 भी यहाँ से हट जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा आपका ZnNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 था। तो आपका जो फॉर्मूला बनकर आएगा वो फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, फॉर्मूला बनकर आएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। और सिल्वर तो आप जानते ही हैं। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। देखिए यहाँ से आप लिखिएगा क्या होगा, Zn और उसके बाद AgNO3 क्या बनेगा, ZnNO3 और उसके बाद उसका होल ट्वाइस और 2Ag। 2Ag क्यों, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस किया गया है। इसी प्रकार से 2 आपके जो ये नीचे वाली रिएक्शन है, इनको हम आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। इनमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा, दोनों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन हम आपको थोड़ी सी जानकारी और देंगे, जो आपको यहाँ पर ये वाली रिएक्शन दिख रही है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये जो आपकी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, अगर हम बात करें तो ये इसमें से CO हमारा जुड़ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में और यहाँ बन रहा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें जो है वो ऑक्सीजन का योग हो रहा है। अभी देखें, अगर नीचे की बात करें तो ये जो दूसरी वाली अभिक्रिया है, ये हमारी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी जो अभिक्रिया है ये भी विस्थापन है, लेकिन नीचे वाली द्विविस्थापन है। नहीं समझ में आया आपको? अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर आएगा, है ना। कितने क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, 7 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपके लिए थ्योरेटिकल होंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। लिखा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। लीजिए, आ गया बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं, सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको आंसर शीट में मैं दिखाऊंगा। लिखा है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपका KBr, तो ये हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। फिर लिखा है बेरियम आयोडाइड। अब बेरियम क्या होता है, Ba होता है। बेरियम का फॉर्मूला क्या होता है, Ba होता है। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, Ba, ऊपर चार्ज होता है +2। आयोडाइड इसका मतलब BaI2 हो जाएगा। ठीक, अभी इससे क्या बनता है, इससे बनता है पोटेशियम आयोडाइड। देखिए मैं यहाँ बताता हूँ क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम K होता है +1, आयोडाइड I-1, बन जाएगा फॉर्मूला KI। और बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम क्या होता है Ba+2, ब्रोमाइड क्या होता है Br-1। इसका मतलब क्या फॉर्मूला बनेगा, Ba और
ब्रोमाइड बोला गया है, बेरियम ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड क्या होता है Br। अब इसके ऊपर होता है यहाँ पर -1, यहाँ पे होता है +2, तो इसका ये मतलब हुआ कि दोनों खिसक के नीचे आ जाएंगे, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा बेरियम Br। इस तरीके से ये पूरी मेरी बैलेंस रिएक्शन क्या हुई या नहीं देखते हैं। अगर हम बात करें आयोडाइड इधर 2 हैं लेफ्ट साइड, राइट साइड देखेंगे तो 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए, पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये आपकी पहली रिएक्शन थी जो अच्छे से क्या है पूरी देखिए यहाँ पर बताया गया है। ये ब्रैकेट में जो यहाँ पर AQ लिखा गया है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है एक्वस, मतलब जली विलयन होता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो अभिक्रिया थी जो आपको मैंने भी बताई है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जबकि अब हम बढ़ेंगे, अगर बी वाले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो लिखा है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट से बनता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ध्यान से, जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, जिंक कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ZnCO3, और इससे बनता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ, क्या यहाँ पे ये अभिक्रिया द्विविस्थापन थी? नहीं, एक कोई अभिकारक था, वो 2 उत्पादों में टूट गया है, इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। अभी इसी तरीके से अभी हम देखते हैं तीसरा, देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन कौन कौन है, हाइड्रोजन है और साथ ही साथ हमारा क्लोरीन है, दोनों बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों आपस में जुड़कर कोई एक उत्पाद बनाते हैं, तो जो ये अभिक्रिया होगी ये संयोजन अभिक्रिया होगी। इस तरफ हाइड्रोजन अकेला था और इधर हाइड्रोजन 2 हो गए, मतलब H2 है और 2H है, बैलेंस है। यहाँ पे Cl भी 2 हैं और इधर भी Cl 2 हैं, पूरी रिएक्शन बैलेंस है और इसको कहेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। इसकी मीनिंग पूछी है, इसका अर्थ पूछा है, तो बहुत सिंपल सा है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा निकलती है, उन्हें हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका मतलब ये अंग्रेजी में कही जाएंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए ये है आपका मीथेन, है ना, जिसका फॉर्मूला CH4। ये है आपका ऑक्सीजन और इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है जल, और थोड़ी सी ऊष्मा भी निकलती है। इसका ये मतलब हुआ जो ये ऊष्मा निकली है, इससे ये पता चलता है कि जो ये अभिक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। इसी प्रकार एक दूसरी और अभिक्रिया होती है जिसे हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया होती है, इसे समझते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब कि मान लीजिए कि आप नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को गर्म करना चाहते हैं, जिससे बनता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ये दोनों जब बने तो इसके लिए मुझे ऊर्जा की आवश्यकता हुई। तो कभी भी जब भी ऊर्जा की आवश्यकता हुई, मतलब ये प्लस साइन के साथ लेफ्ट साइड लिखा गया है, लेकिन अगर यही माइनस साइन के साथ हम यहाँ पर ऐसे ये वैल्यू नोट कर दें तो भी क्या होगा, सही ही होगा। लेकिन अगर लेफ्ट साइड प्लस है तो ऊष्माशोषी होगा, राइट साइड है प्लस तो ऊष्माक्षेपी होगा। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों मिलाकर बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। इतनी ऊष्मा की हमें ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम में अगर आप ये एक्यूरेट वैल्यू ना याद कर पाएँ, ना याद रख सके एग्ज़ाम तक, तो आपको जानते हैं क्या करना है, केवल यहाँ पर ऊर्जा लिखकर चले आना है, पर लिखकर ज़रूर आना है। ठीक, ऐसे आप करके आप समय भी बचा सकते हैं और याद करने से भी बच सकते हैं। पर बच के कहाँ जाओगे आप, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन। पूछा है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होगी जिसमें ऊष्मा निकलेगी। तो जब आप खाना खाते हैं तो चावल खाते हैं, आलू खाते हैं और ब्रेड खाते हैं,
और तीनों में एक चीज़ पाई जाती है जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो पाचन के समय छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। मतलब जो आपका चावल होता है, आलू होता है, ब्रेड होता है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और जब आप पाचन क्रिया करते हैं, मुंह से चबाते हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इस प्रकार टूटने से जो बनता है ना, वो आपका पाचन होगा। पाचन आंत में होगा, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, हर जगह पे मान लीजिए पाचन हुआ। तो बड़ी आंत में तो कुछ खास पाचन नहीं होता है, उसमें केवल जल का अवशोषण ही होता है। छोटी आंत में बहुत सारा पाचन होता है ना, आपको पता होगा, बहुत सारी एंजाइम्स पाए जाते हैं छोटी आंत में, है ना, जिसके द्वारा पाचन होता है, रसांकुर होता है। ठीक है, चलो देखिए, इस प्रकार से टूटने से ग्लूकोज बनता है। मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं वो लास्ट में आंत में जाके वो ग्लूकोज हो जाता है, जो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिल जाता है और हमें क्या दे देता है? हमें ऊर्जा दे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो ऊर्जा भी तो दी। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो अभिक्रिया हुई ये ऊष्माक्षेपी हुई, क्योंकि इसमें से ऊर्जा मिली। कब मिली? जब आपने चावल खाया, आलू खाई, ब्रेड खाया। जब ये सब आपने खाया तो इससे आपको क्या मिली? ऊर्जा मिली। और वो ऊर्जा आपको जो मिलती है, तो इसलिए कह सकते हैं कि जो ये अभिक्रिया होगी वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। अब कभी कभी ये अभिक्रिया का रिएक्शन भी आपसे, मतलब रिएक्शन पूछ ली जाती है, अभिक्रिया पूछ ली जाती है। तो ये है आपका ग्लूकोज, और ये है ऑक्सीजन, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है जल। ये सारे मिलकर जो दोनों ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो मिलकर बनाते हैं जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साथ ही साथ ऊर्जा भी बनाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स के हैं, इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है, लिखना है, समझना है ना। वक्त निकाला करें, शाम के टाइम वीडियोस को देखा करें जब भी अपलोड होता है, तो क्योंकि पढ़ना तो आपको है ही, एग्जाम के ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं है ना। अभी देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है? इसका ये क्या मतलब हुआ? आपने देखा है जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसमें कोई पदार्थ, एक पदार्थ या कोई अभिकारक दो उत्पादों में टूट जाता है या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। जबकि जो वियोजन होती है उसमें क्या होता है? कोई दो होते हैं, देखिए ध्यान से, संयोजन जो होती है, मतलब जो संयोजन होती है उसमें दो मिलकर एक बनाते हैं, और वियोजन में क्या हुआ? एक जो है वो दो बनाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? पढ़ के देखते हैं। लिखा है वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई दो यौगिक दो या दो से अधिक नए यौगिकों में विघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। जैसे कि आपने देखा कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये मेरी हो गई वियोजन। जबकि संयोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें दो पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर, है ना, क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। उपयुक्त उदाहरणों से दोनों अभिक्रियाएं समान हैं किंतु विपरीत स्थितियां दिख रही हैं। मतलब जो स्थितियां दिख रही हैं वो विपरीत हैं। अतः वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत कहा गया है ना। क्यों? क्योंकि देखिए रिएक्शन तो सेम है पर उल्टा है ना। समझ गए बात को? इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखें। एक एक समीकरण लिखें जिनमें, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जिनमें उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। जैसे कि आप यहाँ देखें तो लेड नाइट्रेट है, वो लेड ऑक्साइड में टूटता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड में टूटता है, ऑक्सीजन में टूटता है। और ये कैसे टूटा? क्योंकि इसको उष्मा दी गई है। फिर आप देखें प्रकाश के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ Br की जगह पे Cl भी कर सकते हैं। क्या हुआ? AgBr टूट गया है Ag में और साथ ही साथ Br में।
तो ये जो अभिक्रिया हुई ये प्रकाश के कारण हुई, ठीक, और इसे श्वेत श्याम फोटोग्राफी में भी यूज़ किया जाता है। अभी मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में ही बताया है। फिर उसके बाद विद्युत द्वारा वियोजन, तो ये देखिए वाटर है, और वाटर में जैसे ही विद्युत प्रवाहित की जा रही है उससे H2 निकल रहा है और साथ ही साथ O2 निकल रहा है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस उससे निकलना शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार जो ये अभिक्रिया हुई ये हुई विद्युत द्वारा वियोजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इतना सारा काम करने में, है ना। अभी बढ़ते हैं 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछा क्या गया है, लिखा विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, और इनके समीकरण पूछे गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया विस्थापन एवं द्विविस्थापन। बहुत सिंपल है, देखिए विस्थापन क्या होता है, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि आप विद्युत रासायनिक श्रेणी देखे होंगे, है ना, अब रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, आपको पता ही तो है ना। तो देखिए यहाँ पर CuCl2 है और ये है आपका Zn। Zn ने CuCl2 के साथ अभिक्रिया की और क्या बना दिया, ZnCl2, और Cu तो बेचारा क्या हो गया, अकेला हो गया। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि देखिए ध्यान से, नीचे लिखा हुआ है यहाँ Zn Cu से अधिक क्रियाशील है, जो CuCl2 से Cu को क्या कर देता है, अलग कर देता है। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है, अदला बदली होती है। अदला बदली कैसे, मान लीजिए बाय चांस, ध्यान से सुनिएगा, ठीक, 4 लोग हैं ABCD, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C, और ये हो गया D। अब ये जो B और D है ये निगेटिव वाले हैं, और जो ये C और A है ये पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। ये इसके साथ आके ऐसे जुड़ जाए और ये इसके साथ जुड़ जाए, जैसा कि यहाँ हुआ। देखिए Na ने Cl के साथ जोड़ा बनाया और NaCl बन गया, जबकि OH जो है वो H के साथ मिल गया, H2O बन गया। इस प्रकार से आपने देखा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब आयन की अदला बदली होती है। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, क्या लिखा है पढ़ते हैं। लिखा है सिल्वर के शोधन में, मतलब सिल्वर मतलब चांदी, चांदी के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से। अब देखिए ये एक अच्छा सा मेथड मैंने निकाला है जिसकी वजह से आपका कोर्स जो मैं कंप्लीट कर चुका हूं, लेकिन ये सब रिवीजन है और ये सारे NCERT बुक का है, तो इतनी जल्दी हम नहीं ख़त्म कर पाते आप लोगों का कोर्स, इसलिए ये रिवीजन का एक बेस्ट मेथड मैंने निकाला है, जो आप लोग लाइक और कमेंट करके प्लीज़ बताएं आप मुझे कि आपको ये कैसा लग रहा है ना, क्या आपको इससे सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। अभी देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है सिल्वर के शोधन में। अब सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कॉपर किसका विस्थापन कर सकता है, कॉपर उसी का विस्थापन कर सकता है जिसको वो, अगर कॉपर Ag का कर सकता है Au का कर सकता है। इसका मतलब ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, ये सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर उससे निकाल देगा। देखिए सिल्वर निकल गया और CuNO3 बन गया। इसका मतलब ये कॉपर नाइट्रेट है और ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये कॉपर है। देखिए इनको लिखिएगा, सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान न दीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, पढ़िएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। पर कमेंट बॉक्स में अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो रिप्लाई 100% मिलेगा, है ना। और बाकी तो मैं लाइक करके बता ही देता हूँ कि मैं देख चुका हूँ, ठीक है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या पूछा गया ये देखिए। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आता तो क्या आप कर पाते, नहीं। अभी मैंने आपको बताया था अवक्षेप क्या होता है, मतलब जो नीचे बैठ जाता है। देखिए लिखा है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो उदाहरण देना है। तो मैंने आपको जो बेस्ट वाला बताया था चूने वाला, वो भी बहुत अच्छा था। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है, जो घुला नहीं था, चूना पूरा पानी में नहीं घुला था और चूना नीचे बैठ गया था, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो देखिए और विलयन से पृथक हो जाता है,
क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में NaCl को घोलने की कोशिश करते हैं तो AgCl बनता है और NaNO3 बनता है। इस अभिक्रिया को जो यहाँ पर ये लिखी है, सिर्फ इसको, ये नहीं कि अवक्षेपण अभिक्रिया को, इसको जितना मैंने राउंड किया है, इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन भी कह सकते हैं। ये एक उदाहरण भी आप वहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी द्विविस्थापन ही हुआ है। ठीक, इस तरीके से 15 नंबर क्वेश्चन भी। 16 नंबर देखते हैं क्या है। लिखा है ऑक्सीजन के योग या ह्रास, ह्रास मतलब वियोग के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा है निम्न पदों की व्याख्या। लिखा है उपचयन। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है। तो इसका मतलब वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उन्हें अपचयन कहते हैं। देखिए, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और कॉपर ऑक्साइड बना, और हाइड्रोजन के साथ जुड़कर वाटर बनाता है। अपचयन जस्ट इसके विपरीत होगी। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास का मतलब होता है वियोग, जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए, उन्हें कहते हैं अपचयन। अगर यही चीज़ बोलते कि हाइड्रोजन के योग या ह्रास के आधार पर, तो आप क्या कह देते? कह देते वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का वियोग होता है, मतलब ह्रास होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अपचयन या उपचयन। ठीक, समझ गए बात को? तो ये आपको पता है कि अगर, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ ब्रीफ में बहुत अच्छे से। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का योग हो हाइड्रोजन का, या ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का वियोग, ऐसा होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? उपचयन, मतलब ऑक्सीकरण। जस्ट इसके विपरीत हो जाए तो अपचयन। ठीक, समझ गए ना बात को? अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लिखा है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, कोई एक तत्व है जो भूरे रंग का है और चमकदार है, चमकता है। और भूरे रंग का कौन होता है जो चमकता है? कॉपर चमकता है। ठीक, अब देखिए, कह रहे हैं वायु की उपस्थिति में उसको गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। तो वायु की उपस्थिति में अगर आप उसको गर्म करना शुरू करोगे तो वो काला हो जाएगा। कॉपर को आप गर्म करोगे तो वो काला हो जाएगा। तो कह रहे हैं क्या होगा? उस तत्व का नाम बताइए और उस काले रंग के यौगिक के नाम बताइए। तो इसका आंसर देखिए कैसे आपको लिखना है। देखिए कैसे लिखना है। लिखना है चमकदार भूरे रंग का तत्व X जो है वो कॉपर है। जब इसे हवा में गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड के जमा होने के कारण ये काला हो जाता है। ये जो कॉपर ऑक्साइड आपको दिख रहा है CuO, ये ब्लैक कलर का होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार मैं अपने बच्चों को टेस्ट में भी पूछ चुका हूँ। एक बार मैंने टेस्ट लिया था तो ये क्वेश्चन दिया था। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? मतलब जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उनको हम क्यों पेंट करते हैं? बताइए भाई, क्यों पेंट करते हैं? पेंट तो इसीलिए करोगे ना जिसकी वजह से वो खराब ना हो, मतलब कि उसमें नमी ना हो, नमी उसकी दूर रहे, है ना। तो देखिए, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण क्या होता है? नमी की उपस्थिति में वो खराब हो जाती है। संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। पेंट जो होती है वस्तु की सतह तथा हवा और नमी के बीच प्रत्यक्ष, मतलब होता है डायरेक्ट संपर्क को समाप्त कर देता है। जैसे कि मान लीजिए बाय चांस आपकी ये क्या है? लोहे की एक अलमारी है और इसके ऊपर आपने अब पेंट कर दिया है। तो जो हवा इधर से आ रही थी, नमी थी हवा में, अब क्या इसमें रिएक्शन हो पाएगी? नहीं। अब पेंट के पास जैसे वो आएगा तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा और तुरंत तो ही क्या हो जाएगा? मेरा जो लोहे की मेरी अलमारी है वो खराब होने से क्या होगी? बच जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर क्या है? ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिखा है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? मतलब जो खाने वाले पदार्थ हैं उसमें नाइट्रोजन क्यों आसपास उसके रख दिया जाता है, या नाइट्रोजन से भरी हुई पैकेट में क्यों भर दिया जाता है, ये पूछा है। ठीक है, देखते हैं। देखो, जो खाने वाले
पदार्थ होते हैं, जैसे कि मान लो आपका चिप्स का पैकेट हो गया, तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, उनमें नाइट्रोजन को भर देते हैं। क्यों भर देते हैं? नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? N2। क्यों भर देते हैं? नाइट्रोजन को इसलिए भर देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। क्या ख़राब ना हो? चिप्स। तो ऐसा क्या होता है, देखिए, अगर आप नाइट्रोजन को भर देते हैं तो एक चीज़ रुक जाती है। जानते हैं क्या रुक जाता है? ऑक्सीकरण रुक जाता है। क्या रुक जाता है? ऑक्सीकरण रुक जाता है, तो वो खराब नहीं होता है। इसलिए अच्छा, क्यों रुक जाता है? इसलिए रुक जाता है क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होता है। देखिए, पढ़कर देखते हैं, है ना। देखिए ध्यान से, लिखा है कि क्योंकि तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से के मिलकर विकृत गंधिता उत्पन्न कर देते हैं। विकृत गंधिता क्या होता है? नमी की उपस्थिति में जब कुछ खराब होने लगता है, जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर पाता। नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर पाता। अतः चिप्स आदि बनाने वाले चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरकर वायु रोधी कर देते हैं। मतलब उससे ऑक्सीजन को निकाल देते हैं और नाइट्रोजन भर देते हैं, ताकि थैली में कोई ऑक्सीजन ना हो और खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण ना हो सके। अगर यही क्वेश्चन पूछते कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन क्यों भरते हैं, सेम आंसर आप लिखकर चले आते और पूछते किससे बचाने के लिए, तो ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन को भरते हैं। देखिए कितना अच्छा आंसर है ना। अभी अगला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। लिखा है निम्न, देखिए कितना अच्छा है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए। किसका वर्णन करना है? संक्षारण का। अभी मैंने आपको बताया था। देखिए लिखा है धातु का ऑक्सीकारकों द्वारा यौगिकों में बदलकर नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। मतलब या कह सकते हैं नमी या वायु की उपस्थिति में जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? खराब होती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे आयरन को नम वायु में डाल देने पर वह नम वायु से क्रिया करके आयरन क्लोराइड, आयरन ऑक्साइड बना देता है। आयरन ऑक्साइड FeO बना देता है। यह आयरन ऑक्साइड ही आयरन पर जंग के रूप में परत बना लेता है। किसके रूप में? जंग के रूप में परत बना लेता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। आयरन क्या होता है? आयरन ऑक्साइड Fe+2 भी होता है और +3 भी होता है। मान लीजिए +3, और ऑक्साइड क्या हो गया? -2। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Fe2O3। क्या बन जाएगा फॉर्मूला? Fe2O3। देखिए मैं आपको किसका फॉर्मूला बता रहा हूँ? जंग का। किसका? जंग का। अब देखिए जंग है ना, देखिए ध्यान से, Fe क्या होता है? देखिए Fe+2 चार्ज है ना, +3, तो Fe ये हो जाएगा आपका 3 और ये 2, और डॉट XH2O। X मतलब कुछ अणु पानी के होंगे, वो कितने होंगे डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे। ठीक, तो इस प्रकार का आपने देखा, इस आयरन के गुण के कारण ही आयरन के गुणों में क्या, इस आयरन ऑक्साइड के गुण आयरन के गुणों से भिन्न होते हैं। मतलब लोहे के गुण से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। जब ये आपने फॉर्मूला देखा था उसका गुण जो होगा वो लोहे से अलग होगा। जबकि विकृत गंधिता क्या होता है? अभी आपने देखा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें वसा युक्त तैलीय खाद्य सामग्री खराब होने लगती है। अभी मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा। तथा स्वाद व गंध में परिवर्तित होने लगता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या कर देते हैं? ऑक्सीकरण कर देते हैं। और पूछा जाता है विकृत गंधिता को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं विकृत गंधिता को। तो हम लोग क्या करें? अपने खाने को फ्रिज में रखें, सूर्य की रोशनी से बचा कर रखें, है ना, और खाने वाले पदार्थों में नाइट्रोजन गैस को भर कर रख दें, जैसे कि चिप्स वाले पैकेटों में रख दें। इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा टाइम देकर आप अगर इसको करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाती है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इसी क्लास के बाद आप तुरंत वहीं से इस PDF को डाउनलोड करके अपनी कॉपी पर नोट्स अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं। तो चलें, आज के क्लास के लिए फिर इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगली नई क्लास में। तब तक के लिए मेरे लाल धन्यवाद। और हाँ, पढ़ाई को जारी रखिए और चेहरे पे अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए। और अगर ये स्माइली आप हमें
कमेंट बॉक्स में बनाकर भेजेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अभी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।